हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गामा क्लियर क्लासेस में। दोस्तों, फिर इसकी सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट टर्म में वेव फ्रंट के बारे में अच्छे से समझ लिया था और आज हम लोग को स्टार्ट करना है उसके आगे का प्रोसेस। और हम लोग समझेंगे कि हाइगेंस प्रिंसिपल में सेकेंडरी वेवलेट्स, जो हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है, यानी कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, उसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट दें ताकि आप लोग को ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर, सभी लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सभी लोग ध्यान समझेंगे और फिर इसके प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। बच्चों, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने तरंगाग्र में समझ लिया था कि तरंगाग्र किसी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसमें जो जितने भी कण होंगे वो सब अपने वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे, यानी कि कंपन की समान कला में होंगे। और हम लोगों ने इस बात को समझते हुए ये बात बहुत अच्छे से पढ़ ली थी कि तरंगाग्र जो होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। अगर हमारा सोर्स कोई एक बिंदु स्रोत है, कोई एक पॉइंट सोर्स है, तो उससे बनने वाला वेवफ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा। और अगर हम लोग का जो सोर्स है वो एक लीनियर सोर्स है, तो उससे बनने वाला जो वेवफ्रंट होगा वो एक प्रकार का सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार वेवफ्रंट होगा, यानी कि बेलनाकार तरंगाग्र होगा। और अगर हम लोग का सोर्स कैसा है? प्लेन है, अगर हम लोग का सोर्स क्या है कि जब ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट और ये स्फेरिकल वेवफ्रंट बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये अपना आकार धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, और अगर ये अपना आकार बढ़ाएंगे धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाने पर ये इनका अगर हम छोटा सा भाग कोई देखें तो वो हमको एक प्लेन वेवफ्रंट की तरह दिखाई देगा। और हम लोग को एक पॉइंट वहाँ पर ये बात क्लियर हो गई थी कि वेव फ्रंट हमेशा वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव चलेंगी उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या बनेगा? वेव फ्रंट बनेगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो हाइगेंस ने अपने सेकेंडरी वेवलेट्स के प्रिंसिपल में जो पहला नियम दिया था, पहले हम लोग नियम को लिख लेते हैं फिर हम लोग उसको समझ लेंगे। तो हाइगेंस ने अपना पहला नियम ये दिया कि जो तरंगाग्र होता है, जो वेव फ्रंट होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि वेव फ्रंट में जितने भी कण होते हैं वो एक कंपन की समान कला में होते हैं, यानी वाइब्रेशन की सेम फेज में होते हैं। तो हाइगेंस ने ये कहा था कि तरंगाग्र पर स्थित, मैं पहले पूरा नियम आपके सामने लिख देता हूं। हाइगेंस ने ये कहा था कि तरंगाग्र पर स्थित जितने भी कण होंगे माध्यम के, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के सभी कण, यानी जितने भी कण होंगे माध्यम के सभी कण एक नए स्रोत, एक फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करते हैं। यानी तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के सभी कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे। एक नए, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रेश, एक नए तरंग स्रोत, एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं। एक नए तरंग स्रोत की तरह क्या करते हैं बच्चों? कार्य करते हैं। यानी हाइगेंस ने अपना फर्स्ट नियम इसमें यह दिया कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के सभी कण, यानी कि माध्यम के जितने भी कण उस वेवफ्रंट में स्थित होंगे वो एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं। यानी कि वो अपने आप में एक क्या करेंगे? फिर से वेव उत्पन्न करेंगे। यानी कि पहले तो वेव उत्पन्न हुई थी, ठीक है, और वेवफ्रंट बन गया। अब उस वेवफ्रंट में जितने भी पार्टिकल होंगे वो एक खुद नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करेंगे। स्रोत मतलब क्या होता है? अब वो खुद एक नई तरंगे उत्पन्न करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के सभी कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं। और सेकंड नियम इन्होंने ये दिया कि ये जो तरंगे होंगी तरंग स्रोत की तरह कार्य करेंगे, और ये तरंगे जो होंगी ये माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से ही आगे बढ़ेंगी। ये माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल, यानी कि जो चाल पहले वाले वेव की रही होगी वही चाल इनकी भी रहेगी। यानी कि ये तरंगे माध्यम में प्राथमिक चाल से ही आगे बढ़ती हैं। क्या होती है? आगे बढ़ती हैं। यानी कि ये तरंगे माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से ही आगे बढ़ती हैं। मतलब जो चाल पहले वाली वेव की रही होगी वही चाल इस वाली वेव की भी रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो
अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। इनका एक थर्ड नियम बचा है, उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक फिगर यहाँ पर समझ लेंगे। तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के सभी कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं, मतलब वो अपने आप से फिर से क्या करते हैं, वेव को उत्पन्न करना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो अब क्या बन गए हैं, एक सोर्स बन गए हैं, दोबारा एक नए सोर्स बन गए हैं। ठीक, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट सोर्स है, ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स है। अगर ये एक सोर्स है तो मैं ये कह रहा हूं कि इससे बनने वाला जो वेवफ्रंट होगा, यानी कि मैंने ये सोचा, मैंने ये कहा कि मान लो यहां पर एक वेवफ्रंट बन गया, मैंने कहा मान लो यहां पर एक वेवफ्रंट बन गया इस तरह से। अब ये ये वेवफ्रंट पूरा स्फेरिकल है, लेकिन हमने इतना केवल लिया है समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो ये एक वेवफ्रंट बन गया, वैसे ये पूरा स्फेरिकल है, ठीक। तो अगर मान लो ये एक वेवफ्रंट बन गया, और अगर ये वेवफ्रंट बना, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जितने भी कण उपस्थित होंगे, इस वेवफ्रंट में जितने भी कण उपस्थित होंगे, वो सभी एक नए, मतलब कि वो सब क्या होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। ये बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेव फ्रंट जितने भी पार्टिकल होते हैं वे सभी अपने वाइब्रेशन की सेम फेज में होते हैं। और हाइगन ने ये कहा कि इस पहले वाले तरंगाग्र में, यानी कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के जितने भी कण होंगे, सभी कण होंगे वो एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं। यानी इस तरंगाग्र पर जितने भी कण उपस्थित हैं, ये सभी एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य कर रहे हैं, यानी कि एक नए वेव को ये लोग अपने आप से प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये सब एक नई तरंगों को क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। अच्छा, अब एक बात समझो, ये तरंग आगे क्यों बढ़ेगी। हमने आपको बताया था ना कि जैसे मान लो ये सोर्स है, तो ये वेव फ्रंट धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, तरंग धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। तो जो सोर्स से वेव फ्रंट बनते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते चले जाते हैं। या फिर ये कहो कि वेव आगे बढ़ती है। वेव आगे क्यों बढ़ती है, जैसे मान लो पहले एक वेव बनी होगी, पहले एक वेव बनी, उसने सब जितने पार्टिकल थे सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे थे। फिर क्या हुआ, जब ये वेव आगे बढ़ी तो जो माध्यम के आगे वाले कण आए, उसने क्या किया कि वो एक फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करने लगते हैं, और फिर आगे वाले कण उसी वाइब्रेशन से क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं, फिर आगे कंपन करने लगते हैं। यानी इस प्रकार ये वेव क्या धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आ रही है। तो पार्टिकल क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी आगे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं दूसरे कणों को। तो पहले ये कण वाइब्रेट हो रहे थे, फिर क्या किया इन्होंने, अपने आप से क्या उत्पन्न करी, वेव उत्पन्न करी फिर से, फिर वो एनर्जी इनके पास आ गई, तो ये वाइब्रेट करने लगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। तो ये वेव आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जब वो उत्पन्न एक तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगी, और क्या करेगी, ये अपने आप से एक नई तरंग को उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, नई तरंग को उत्पन्न करेंगे। तो तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं। और यहां पे एक लाइन और लिख लेना कि ये तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं, और यहां पर एक लाइन और लिख लो, तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं और नई तरंग को उत्पन्न करते हैं, और नई तरंग को उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग कहते क्या हैं, जिसे हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, यानी सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं यानी सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, तो जिन्हें हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो इनको हम लोग बोलते क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या हुआ, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के सभी कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं, और ये एक नई तरंग को उत्पन्न करते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब जैसे मान लो मैंने ये माना कि ये जो वेव फ्रंट बना, ये जो इससे वेव फ्रंट बना, ये कितने टाइम पर बना, इसको मैंने टाइम मान लिया t बराबर 0 पर। यानी कि ये t बराबर 0 पर मैंने टाइम मान लिया कि जब मैंने इस वेव फ्रंट को देखा तो टाइम 0 था, यानी कि उस समय t बराबर 0 पर ये वाला वेव फ्रंट बना होगा। अब क्या होगा, अब अगर हम इसको t टाइम बाद देखें, अब मान लो अगर हम इसको t समय पश्चात देखें, कितने समय पश्चात देखें, t समय बाद देखें, कितने समय बाद, t समय बाद। अगर हम इसको t समय बाद देखेंगे तो क्या होगा
कि ये वाले पार्टिकल जो इनसे वेव बनेगी वो आगे ट्रेवल कर चुकी होगी, वो आगे जा चुकी होगी थोड़ी बहुत, तभी तो आगे वेव फ्रंट बनेगा। तो टी समय पश्चात देखेंगे तो ये वाले पार्टिकल या इनसे जो वेव बनेगी वो आगे ट्रांसफर हो चुकी होगी, वो आगे चल चुकी होगी। तो कितना चलेगी वो, तो हम ये मानेंगे कि इस मीडियम में जो चाल है, प्रकाश की चाल है, वो कितनी है, सी। कितनी चाल है, प्रकाश की चाल कितनी है, सी, यानी कि वो सी चाल से ट्रेवल कर रहा है। लाइट क्या ट्रेवल कर रही है, सी चाल से ट्रेवल कर रही है, यानी यात्रा कर रही है। तो अगर लाइट सी चाल से चल रही है और हम कितने समय पश्चात देख रहे हैं, टी समय पश्चात, तो उसकी चाल कितनी है, चाल कितनी है, सी, और समय कितना है, टी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, सी टी। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू टी। यानी कि हर पार्टिकल से निकलने वाली जो वेव होगी वो टी समय पश्चात सी टी डिस्टेंस तक चल चुकी होगी, सी टी डिस्टेंस तक क्या हो चुकी होगी, चल चुकी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइगेंस ने कहा कि आप लोग क्या करो कि जो अगर आपकी जो वेव है, इससे निकलने वाली जो वेव है वो सी टी समय पश्चात सी टी डिस्टेंस तय कर चुकी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सी टी दूरी के एक रेडियस, इन सबको हम मानेंगे क्या, सेंटर मानेंगे, और सी टी रेडियस यानी सी टी त्रिज्या लेकर के एक स्फीयर बनाते रहेंगे। क्या बनाएंगे, स्फीयर बनाते रहेंगे। तो सी टी रेडियस ले ली और हमने एक स्फीयर बना दिया, सी टी रेडियस ले ली, एक स्फीयर बना दिया, सी टी रेडियस ले ली, एक स्फीयर बना दिया, सी टी रेडियस ले ली, एक स्फीयर बना दिया, और यहाँ पर सी टी रेडियस ले ली और एक स्फीयर बना दिया। तो हमने क्या किया कि ये सभी कण टी समय पश्चात सी चाल से चलने के बाद कितनी डिस्टेंस तय कर चुके होंगे, सी टी डिस्टेंस को तय कर चुके होंगे। तो हमने क्या किया, इन सभी पार्टिकल को सेंटर मान करके सी टी त्रिज्या का या सी टी त्रिज्या को लेकर के या सी टी दूरी को लेकर के एक स्फीयर खींच दिया, हर पार्टिकल का एक स्फीयर खींच दिया। ठीक, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। तो ये पहला क्या बना, वेव फ्रंट, और इसके बाद छोटे छोटे जो ये निकल रहे हैं ये क्या है, वेवलेट्स हैं। क्या है, वेवलेट्स हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। तो बच्चों याद रखो, सबसे पहले सोर्स था, उससे सबसे पहले बना क्या, वेव फ्रंट, और फिर वेव फ्रंट में छोटे छोटे जो ये निकल रहे हैं ये क्या है, वेवलेट्स यानी कि तरंगिकाएं हैं। और फिर जब ये तरंगिकाएं बनती हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नए वेव फ्रंट को बना सकते हैं। यानी हाइगेंस का नियम हमें ये बताने का प्रयास करता है या ये बताने के लिए हमें मदद करता है कि हम अगला वेव फ्रंट कहाँ खींचेंगे और अगला वेव फ्रंट की क्या लोकेशन होगी। कैसे, हाइगेंस ने ये कहा कि ये जो वेवलेट्स बनेंगे, छोटे छोटे जो वेवलेट्स बन रहे हैं, ये जो वेवलेट्स बनेंगे ये माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ेंगे जिस चाल से तरंग आगे बढ़ रही थी। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो तरंगिकाएं होती हैं, कौन सी तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, ये तरंगिकाएं जो होती हैं ये माध्यम में तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। किसकी चाल से, तरंग की चाल से, तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। मतलब जिस चाल से तरंग आगे बढ़ रही थी उसी चाल से ये तरंगिकाएं यानी कि जो छोटे छोटे वेवलेट्स बन रहे हैं ये भी माध्यम में आगे बढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद इनका थर्ड नियम ये था कि अगर हम लोग को नया वेव फ्रंट खींचना है, जैसे ये एक सोर्स था, पहले ये वेव फ्रंट पहले खींचा, फिर ये वेव फ्रंट खींचा, तो अगर हमको एक के बाद एक नए वेव फ्रंट खींचने हैं तो हम कैसे खींचेंगे। तो हाइगेंस ने कहा कि अगर आपको इसके बाद एक ये आपने वेव फ्रंट खींचा, अब उस वेव फ्रंट जितने भी पार्टिकल थे वो सब एक सोर्स की तरह कार्य कर रहे थे, सबसे क्या निकली, सेकेंडरी वेवलेट्स निकली। अब अगर आपको नया वेव फ्रंट खींचना है तो आप क्या करेंगे, इन सभी जो आपने स्फीयर बनाए हैं, सीटी दूरी को लेकर के जो आपने स्फीयर बनाए हैं, ये सभी इन सभी को टच करता हुआ एक टेंजेंट खींचोगे, यानी कि एक स्पर्शी खींचोगे जो सभी को टच करती हुई जाएगी। यानी कि सभी को टच करती हुई अगर हमको स्पर्शी खींचे, इस तरह से सभी को टच करती हुई कोई स्पर्शी खींचे तो ये स्पर्शी क्या शो करेगी, अगले वेव फ्रंट को शो करेगी, यानी वेव फ्रंट की नई पोजीशन को क्या करेगी, बताएगी। बात समझ आ रही है। तो अगर हम इन सभी स्फीयर को टच करता हुआ एक स्पर्शी खींचे, अच्छा इसी स्पर्शी को हम लोग
हाइगेंस के भाषा में बोलते हैं, हाइगेंस के नियम में बोलते हैं इन्वलप, इन्वलोप यानी ENVELOPE यानी इन्वलप बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम इनको स्पर्श करता हुआ एक इन्वलोप खींचें तो वो इन्वलोप क्या करेगा, वो इन्वलोप हम लोग को वेव फ्रंट की नई पोजीशन को बताएगा। तो हाइगेंस ने ये कहा कि अगर हम इन तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ एक एनवलप खींचें, यानी कि हाइगेंस के नियम के अनुसार यदि इन तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ, यदि इन तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें, उसी पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवलप। यदि हम इन तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें, यानी कि कोई एनवलप खींचें, तो वह एनवलप जो होगा, तो वह पृष्ठ जो होगा, स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें तो वह पृष्ठ जो होगा वो तरंगाग्र की नई पोजीशन को, यानी कि नई स्थिति को, वो तरंगाग्र की नई स्थिति को यानी कि पोजीशन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तरंगाग्र की नई पोजीशन को यानी कि नई स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं, हमने क्या बताया कि वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो सभी एक नए सोर्स की तरह कार्य करेंगे, और वो सभी जो पार्टिकल होंगे वो अपने आप से क्या निकालेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स को निकालेंगे। और फिर अगर हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट खींचना है, यानी कि अगर हमें अगला वेव फ्रंट खींचना है, तो हम क्या करेंगे, उन सेकेंडरी वेवलेट्स को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवलप बोलते हैं। अगर हम लोग स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचेंगे तो वो पृष्ठ जो खींचेगा वो हम लोग को तरंगाग्र की अगली स्थिति को बताएगा कि तरंगाग्र इस पोजीशन के बाद अब अगला किस पोजीशन में बनेगा। फिर से वही कहानी होगी, ये जो नया तरंगाग्र बनेगा इस पे जितने भी कण आएंगे वो सभी कण सेम फेज में होंगे, तो वो सभी एक नए सोर्स तरह कार्य करेंगे। फिर वो सब पुनः फिर से क्या निकालेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स निकालेंगे, और फिर अगर हमने उनको स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचा तो वो एक अगला तरंगाग्र बन जाएगा। तो इस तरह से तरंगाग्र क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन आप लोग को यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जिस प्रकार हमने यहाँ पर आगे एक एनवलप खींचा है, यानी कि स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचा है, उस प्रकार हम यहाँ पीछे भी एक स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींच सकते थे कि नहीं खींच सकते थे। लेकिन इसको हाइगेंस ने क्या कर दिया, इसको अमान्य कर दिया, यानी कि हाइगेंस ने इसको क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। यानी कि हाइगेंस पीछे वाले एनवलप को स्वीकार नहीं करता है, क्या कर दिया है, अमान्य कर दिया है। हाइगेंस पीछे वाले एनवलप को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हाइगेंस का मानना है कि किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है या किसी भी पार्टिकल में जो वेव होती है वो हमेशा मीडियम में आगे बढ़ती है, ना कि पीछे बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? तो वेव हमेशा आगे बढ़ती है, एनर्जी हमेशा आगे बढ़ती है। इसलिए हाइगेंस ने कहा कि इस आगे वाले, यानी कि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आपका ये एनवलप बन रहा है वो केवल इसी को मान्य करता है। जो ये बैकवर्ड पोजीशन में ये जो एनवलप बन रहा है ये इसको अमान्य कर दिया इसने, क्योंकि इसने कहा कि एनर्जी हमेशा आगे बढ़ती है। इसलिए हम आगे वाले जो आपने ये पृष्ठ खींचा है इसको मानेंगे। ये जो बैकवर्ड आप जो पृष्ठ खींचोगे ये इसमें हाइगेंस के नियम में ये मान्य नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है कि हमेशा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ये एनवलप खींचोगे यही क्या करेगा, तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, बैकवर्ड वाला नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको बता दिया कि बैकवर्ड में आप लोग को एनवलप खींचना है, दिखाना है, लेकिन उसको कहना है कि ये अमान्य है, ये हाइगेंस के नियम में मान्य नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि एनर्जी हाइगेंस के अनुसार एनर्जी जो होती है, जो ऊर्जा होती है वो हमेशा माध्यम में आगे की ओर क्या होती है, बढ़ती है, पीछे नहीं बढ़ती है। ठीक, अच्छा, अगर हम एक प्लेन वेव फ्रंट की बात करें, जैसे मान लो कि एक ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है। अब हम सभी लोग जानते हैं, कट तो नहीं रहना बिल्कुल भी, कैमरे में क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अगर मान लीजिए ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल होंगे, प्लेन वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल होंगे
ये सभी अपने एक वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे। क्लियर है आप लोग को कि अगर ये वेव फ्रंट है तो इस वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सभी अपने वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। फिर क्या हुआ, हमने क्या बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं ये क्या करते हैं, एक फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करते हैं, एक नए तरंग सोर्स की तरह कार्य करते हैं, और फिर अपने से क्या निकालते हैं, एक सेकेंडरी वेवलेट्स यानी कि द्वितीयक तरंगिकाओं को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर हमने इनको t समय पश्चात देखा, भाई प्रारंभ में t कितना है 0, और अगर हम इनको t समय बाद देखें तो ये सब क्या होंगे, ट्रैवल कर चुके होंगे। तो वही वाली बात हो गई कि अगर ये t समय में c चाल से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ct डिस्टेंस तय कर लेंगे, और ct दूरी तय करने के बाद हम क्या करेंगे कि ct दूरी को मान करके, त्रिज्या को मान करके एक स्फीयर खींच देंगे। तो इस वाले पार्टिकल में ct डिस्टेंस का एक स्फीयर खींच देंगे, इस वाले पार्टिकल में ct खींच देंगे, ct डिस्टेंस यहाँ खींच दी, यहाँ पे खींच दी, यहाँ पे खींच दी। तो हमने क्या किया, ct डिस्टेंस का एक त्रिज्या मान करके इसको सेंटर मानते हुए हमने क्या किए, स्फीयर खींच दिए। अब क्या हाइगेंस ने क्या कहा था कि हमेशा वेव आगे बढ़ती है, इसलिए हम आगे वाले स्फीयर को खींचता हुआ एक पृष्ठ बना देंगे। तो ये क्या करेगा, हमें नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, यानी कि हमने ये एक पृष्ठ खींच दिया तो एक ये नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर आप पीछे वाले को मिलाओगे तो वो मिल तो जाएगा, एनवेलोप बन जाएगा, लेकिन हाइगेंस कहता है कि हमेशा एनर्जी मीडियम में आगे बढ़ती है। तो हम इस पीछे वाले एनवेलोप को मान्य नहीं करते हैं, वो अमान्य होता है। हमेशा एनवेलोप आगे वाला क्या होता है, मान्य होता है। तो अगर मैं इसको नाम दूं तो ये जो ए बी एनवेलोप है, ए बी कौन सा एनवेलोप है, आगे वाला, ये मान्य होगा, और जो ये सी डी एनवेलोप है, जो पीछे वाला एनवेलोप है, ये मान्य नहीं होगा। एनवेलोप मतलब स्पर्श करता हुआ पृष्ठ, बात समझ में आ रही है। तो ये सी डी जो होगा वो मान्य नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ बात करें तो ये वाला ए बी जो एनवेलोप है वो मान्य होगा, लेकिन ये जो सी डी एनवेलोप है ये मान्य नहीं होगा। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग को इतनी बातें बतानी होंगी। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। हाइगेंस के अनुसार हाइगेंस ने ये कहा था कि जो वेव फ्रंट में जो कितने भी माध्यम के कण होंगे वो सभी कण एक नए तरंग सोर्स की तरह कार्य करते हैं, यानी एक फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करते हैं और अपने आप से एक नई तरंग को उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स यानी कि द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। और ये तरंगिकाएं जो होती है वो माध्यम में क्या होती हैं, तरंग की चाल से आगे बढ़ती है, यानी कि जो तरंगों की चाल पहले थी, यानी कि जब ये वेव फ्रंट बना होगा तो उससे पहले जो तरंग की चाल थी उसी चाल से क्या होंगी, ये द्वितीय तरंगिकाएं भी माध्यम में आगे बढ़ेंगी। और इसके बाद कह रहा है कि यदि इन तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ अगर हम कोई पृष्ठ खींचें तो वो जो पृष्ठ होगा, वो जो एनवेलोप होगा, वो एक वो तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, जैसे मान लो ये एक सोर्स है, इस सोर्स से अगर ये एक वेव फ्रंट बना तो उस वेव फ्रंट में जितने भी कण होंगे वो सभी अपने वाइब्रेशन की सेम फेज में होंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये सभी पार्टिकल एक फ्रेश, एक नए स्रोत की तरह क्या करेंगे, कार्य करेंगे और अपने आप से सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे बनाएंगे, मैंने आपको सिखा दिया कि अगर मान लो कि हम ये कहें कि इस मीडियम में जो प्रकाश की चाल है वो c है, और अगर हमने ये पहला वाला जो वेव फ्रंट बना है ये t समय, ये t इक्वल 0 पर बना है, तो इसके बाद क्या होगा, अगर हम t समय पश्चात देखेंगे तो ये जो प्रकाश होगा ये इसी मीडियम में ct डिस्टेंस क्या कर चुका होगा, चल चुका होगा। कब, t समय पश्चात अगर हम देखेंगे तो ct डिस्टेंस चल चुका होगा। तो हमने क्या किया, इस पार्टिकल को, इन सभी पार्टिकल को सेंटर मानते हुए ct डिस्टेंस का एक हमने दूरी ली, त्रिज्या ली और हमने स्फीयर बनाना चालू कर दिए और सारे स्फीयर हमने बना दिए। इसके बाद हाइगेंस का नियम ये कहता है कि अगर हम इन स्फीयर को स्पर्श करता हुआ, इन सभी स्फीयर को, इन सभी गोलों को स्पर्श करता हुआ अगर हम कोई पृष्ठ खींचे जिसको हम लोग एनवेलोप बोलते हैं, तो वो प्रदर्शित क्या करेगा, तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो एनवेलोप होगा ये तरंगाग्र की नई डायरेक्शन को, एक नई पोजीशन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अब इसमें एक खास बात ये होती है कि
एक एनवेलोप आगे भी बन सकता है और एक एनवेलोप पीछे भी बन सकता है, लेकिन हाइगेंस ने यह कहा कि जो एनर्जी होती है किसी मीडियम में वो हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, ना कि पीछे बढ़ती है। तो हाइगेंस ने जो पीछे वाला एनवेलोप है इसको अमान्य कर दिया, केवल आगे वाला एनवेलोप ही मान्य रहेगा। इसके बाद जैसे ये प्लेन वेव फ्रंट था, अब अगर कोई मान लो प्लेन वेव फ्रंट है तो प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा कि उस पर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सभी अपने सेम फेस में होंगे, सभी एक फ्रेश एक नए स्रोत की तरह कार्य करेंगे और सब क्या निकाल रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स निकाल रहे हैं। तो और फिर उनको क्या कर दिया, स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींच दिया जो कि वेव फ्रंट की नई पोजीशन को बताएगा। बात समझ आ रही है? तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हाइगेंस का जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स का जो नियम है, जो थ्योरी है, ये हमें एक जो वेव फ्रंट की नई पोजीशन होती है, जो वेव फ्रंट की नई स्थिति होती है उसको बताने के में हेल्प करता है और हमको ये बताता है कि वेव फ्रंट की अब अगली पोजीशन क्या होगी, अब अगली स्थिति क्या होगी। बात समझ में आ रही है? तो हाइगेंस का इंपॉर्टेंट नियम था द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसी नियम की सहायता से हम लोग अभी आगे व्युत्क्रमण में, इंटरफेरेंस में यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम लोग प्रूव करेंगे और ये नियम आप लोग के पेपर में डायरेक्टली भी लिखने के लिए आता है। तो आप लोग को अगर ये नियम पूछा जाता है तो आपको ये 3 पॉइंट आप लोग को वहां पर बताने होंगे और साथ में ये फिगर भी आप लोग को ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया है, नियम बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि ये सब बातें पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए पिछले वाले लेक्चर में। तो सभी लोग लेक्चर सीरियस से देखते रहें, सीरियल से, और कवर करते रहें। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आप लोग को एक बात बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्या पहले सोर्स से क्या बनता है, पहला वेव फ्रंट बनेगा और पहला वेव फ्रंट बनेगा वो क्या उत्पन्न करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स, और फिर सेकेंडरी वेवलेट्स को जब हम लोग मिला देंगे, उनको स्पर्श करता हुआ एक एनवेलोप खींचेंगे, तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्रदर्शित करेगा, यानी कि द्वितीयक तरंगाग्र को, किसको, दूसरे तरंगाग्र को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो पहले क्या आता है, फर्स्ट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट और वेवलेट्स में अंतर है, सबसे पहले क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा, क्या बनेगा, वेव फ्रंट, और फिर उस वेव फ्रंट में जितने भी कण होंगे वो क्या उत्पन्न करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स उत्पन्न करेंगे, क्या उत्पन्न करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। और फिर वो सेकेंडरी वेवलेट्स को अगर हम एक एनवेलोप खींचें उसके ऊपर, यानी कि स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचें, तब वो हमको क्या बताएगा, वेव फ्रंट बताएगा। कौन सा वेव फ्रंट, अगला वेव फ्रंट, यही कह सकते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट बताएगा। तो ये वाला हो गया पहला वेव फ्रंट, तो प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया और उसका सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक, तो इतनी बात आप लोग समझ में आ गई होगी। सभी लेक्चर को अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे और आप लोग को लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।